तो वेलकम अगेन। ये है चौथा जो पॉइंट है हमारा जाति से संबंधित, वो भोजन और सामाजिक सहवास संबंधी विभेद। तो जातिवाद की सबसे बड़ी और विशेषता चौथी क्या होगी? खान पान संबंधी प्रतिबंध, प्रोहिबिशन। कि जातिगत विभेदों का एक अन्य रूप विभिन्न जातियों में पाए जाने वाले भोजन और सामाजिक सहवास संबंधी विभेद भी है, कि प्रत्येक जाति को दूसरी जाति के हाथ का बना भोजन खाने की आज्ञा नहीं है। जाति नियमों से स्पष्ट होता है कि एक जाति के सदस्य किन जातियों के साथ या किन जातियों के हाथ का भोजन, पका हुआ भोजन खा सकते हैं, और किन जातियों के साथ या किन जातियों के सदस्यों के साथ में हम उठ बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो ये भी निश्चित नियम करे गए हैं कि हम किस किस के साथ खा पी सकते हैं बैठ के, किन किन जातियों के साथ, किन किन जातियों के साथ हम उठ बैठ सकते हैं, हंस बोल सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये भी नियम बनाए गए हैं कि ब्राह्मणों के हाथ का बना भोजन दूसरी सभी जातियों के सदस्य खा लेते हैं। ब्राह्मण जाति का व्यक्ति अगर खाना बनाए और उसको सभी जातियों के लोग खा सकते हैं। सबसे अधिक प्रतिबंध अछूतों के हाथ के बने भोजन पर है। भोजन के संबंध में विभेद, विभिन्न भोजन के संबंध में विभेद भोजन के प्रकारों पर भी निर्भर है। इस दृष्टिकोण से भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। यहाँ तक की भी बात है, भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी? एक है फलाहारी, फल, पक्का और कच्चा भोजन। यह समझ लीजिए ध्यान से। और ये व्यावहारिक रूप में हम हमारे व्यवहार में ये सारी चीज़ें आती हैं, हम इसको झेलते हैं, हम इसका उपभोग करते हैं, क्योंकि हम भारतीय समाज के सदस्य हैं। और ये जितनी भी भारतीय समाज में जो जाति की विशेषता है, जातिवाद की जो विशेषता है 6 की 6, इन सभी का हम उपभोग करते हैं समय समय पर। इन्होंने बताते हैं कि फलाहारी भोजन में फल, दूध तथा दूध से बनी चीज़ें, पक्के भोजन में तेल या घी में तली चीज़ें, तथा कच्चे भोजन में पानी में उबले हुए दाल, चावल, रोटियां आती हैं। प्रत्येक जाति में यह नियम है कि एक व्यक्ति ये 3 प्रकार के भोजन किन के हाथों का खा सकते हैं बना हुआ। सबसे अधिक प्रतिबंध या विभेद शूद्रों के हाथ के बने भोजन पर है। इस प्रकार के भोजन को कोई भी अन्य तीनों जातियों में से कोई भी सदस्य नहीं खा सकता। तो टोटल जो विभेदीकरण की जो मार है जातिवाद में, वो शूद्र या निम्न जाति पर ही आकर रुकती है। तो ये चौथी विशेषता हुई हमारी कि खान पान पर भी प्रतिबंध है जाति के अंदर। हम एक जाति में जाते हैं, हम चारपाई पर बैठते हैं। हम कैसी स्थिति होगी हमारी, क्या हम चारपाई पर बैठेंगे या चारपाई पर नहीं बैठेंगे, हम नीचे बैठेंगे। तो ये सारी कंडीशंस पैदा करती है जातिवाद। जातिवाद का जो आगे मुद्दा है वो है धार्मिक और सामाजिक निर्योग्यता तथा विशेष अधिकार संबंधी जातिगत विभेद। जैसे हमारी धार्मिक और सामाजिक निर्योग्यता है। धार्मिक निर्योग्यता कौन सी होगी? कि जाति में ये नियम बना दिए गए हैं कि मंदिर में जो प्रवेश है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का ही प्रवेश होगा। पूजा पाठ के लिए धर्म से संबंधित है, मंदिर है, मेनली हिंदू धर्म की बात है। हिंदू धर्म में ही जातिवाद का ज़्यादा अस्तित्व है। तो हिंदू धर्म में जो पूजा पाठ के लिए जो स्थान चुना हुआ होता है वो है मंदिर। और जातिवाद ने
ऐसे नियम बनाए हैं कि भाई मंदिर में पूजा करने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का ही प्रवेश मान्य है। शूद्र जाति के लोगों का मंदिर में प्रवेश नहीं होगा। तो यह है धार्मिक निर्योग्यता कि निम्न जाति के व्यक्ति जो शूद्र है वो मंदिर में पूजा नहीं करेगा। ये धार्मिक निर्योग्यता होगी। सार्वजनिक कुओं से पानी भरने की अनुमति भी निम्न वर्ग के लोगों को या शूद्रों को नहीं थी। उनके कुएं, निश्चित कुएं निर्धारित किए हुए थे, आप उन्हीं से वहाँ पे जाके कुएं का पानी। ये क्या है? सामाजिक निर्योग्यता है कि इस रास्ते से ये लोग जाएंगे, इस रास्ते से ये लोग जाएंगे, इस समय ये लोग जाएंगे, इस समय ये लोग जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि सामाजिक निर्योग्यताएं बहुत ज़्यादा कठोरता लिए बनी हुई हैं। तो क्या है कि इन सभी चीज़ों का अस्तित्व बने रहने के कारण एक स्थिति आती है संघर्ष की, फिर एक स्थिति आती है ऊंच नीच की भावना की, एक स्थिति बनती है हीन भावनाओं की। तो क्या है कि एक जो समस्या है वो कई सारी समस्याएं पैदा करने में सक्षम होती है। तो धर्म का जातिवाद में इतनी सारी विशेषताएं पैदा हुई। ये विशेषताएं धीरे धीरे और समस्याओं को पैदा करती हैं। ये विशेषता जो है ये समस्याएं पैदा करने वाली विशेषताएं हैं कि हीन भावना पैदा होनी और क्या कहते हैं उसको, भाग्य पर आधारित हो जाना। जब पीढ़ी दर पीढ़ी ही हम एक ही काम को करते चले आ रहे हैं तो क्या कि हमारा ऐसा अनुभव या हमें ऐसा विश्वास, हमारी विचारधारा ऐसा बनने लग जाती है भाग्यवादी कि हमारे भाग्य में ही ऐसे ही कार्य लिखे हैं। तो सारी विशेषताएं कई ना कई समस्याओं को पैदा करने में सक्षम होती हैं। तो ये समस्याएं हैं। और भारतीय समाज में जो समस्या है, जातिवाद है या जेंडर की समस्या है, लैंगिक भेदभाव, इनको दूर करने के उपाय, दूर करने की तरीके, क्योंकि ये समस्याएं जब मुद्दे बनते हैं तभी समस्याओं के समाधान की संभावना बनती है। तो हम बात करते हैं समस्याओं की, भारतीय समाज की समस्याओं की, फिर उन समस्याओं को हम मुद्दा बनाते हैं, फिर हम मुद्दे बनाने के बाद में तब उनके समाधान की बात सोचते हैं। तो जातिवाद या जातिगत जो भेदभाव है ये एक मुद्दा बनता है और मुद्दे का समाधान भी बनता है। तो भारतीय समाज की जो समस्या है इसको भारतीय संविधान में बार बार संशोधित रूप किया है इसका, और संशोधन किया है बार बार। इन चीज़ों को भी जातिवाद की भावनाएं या जातिवाद को मूल रूप से या जड़ रूप से समाप्त किया जाना चाहिए। तो उसके लिए भारतीय संविधान में कई तरह के कानून पारित किए गए हैं, अलग अलग तरह के कानून, अलग अलग तरीके के कानून पारित किए गए हैं, जो कि सारे के सारे कानून सब मिलकर जातिवाद का ह्रास करने का कारण बनते हैं सारे। तो जैसे इसमें है अस्पृश्यता है, छुआछूत की भावना पैदा होती है जातिवाद के अंदर, क्योंकि जब हम आपस में एक दूसरे को ऊंच नीच की भावना से देखते हैं या समझते हैं या विश्वास सोच बनती है हमारी, तो उसमें हमारी विचारधारा एक स्टेज पर ये काम करती है जुड़ाव का और दूरी बनाने का। तो क्या है, जातिवाद ने व्यक्तियों में दूरियां पैदा की हैं। तो दूरियां पैदा होती हैं तो क्या कि एक तरीके से छुआछूत,
छुआछूत की भावनाएं पैदा होंगी। जब दूरी पैदा होंगी छुआछूत की भावनाएं पैदा हो जाएंगी। क्यों भाई, हम इसके नज़दीक नहीं जाएंगे, हम इसके पास नहीं जाएंगे, या ये ऊंचे लोग हैं नीचे लोग हैं, इस तरह से वो सारी समस्याएं पैदा होती चली जाती है। तो इसके लिए भारतीय संविधान में अनेक प्रकार के संशोधन किए हैं कि जैसे हम बात करते हैं धार्मिक निर्योग्यता, सामाजिक निर्योग्यता, आर्थिक समस्या है इनकी, शैक्षिक समस्या है, किसकी है, जो इन्हें निर्योग्यताओं के शिकार हुए हैं, शोषित जो कैटेगरी है, शोषित श्रेणी, जिन्होंने अत्याचार सहे हैं, जो कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सुविधाओं को लेने में सक्षम नहीं हुए हैं। तो उनके लिए जो है भारतीय संविधान में कानून बनाए गए हैं। उसमें जो निम्न जाति के लोग हैं या इन निर्योग्यताओं के जो शिकार व्यक्ति हैं वो उनके लिए कानून पारित किए गए। तो उसमें जो पहला नाम है दिया है वो दिया है कि एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कास्ट डिफरेंशिएशन शेड्यूल्ड कास्ट, यानी जातिगत विभेदों का अंतिम उग्र रूप क्या बनता है, अनुसूचित जातियाँ। तो भारतीय संविधान में इस तरह की जो जितनी भी जातियाँ हैं जिन्हें धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, इन सभी स्थितियों में, सभी स्तरों पर निर्योग्य माना गया, उनके लिए उन्होंने अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया है भारतीय संविधान में। कि जाति प्रथा के अंतर्गत 4 प्रमुख जातियां हैं, ये आपको पता ही, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन चारों के अतिरिक्त एक 5वां वर्ग भी है जिसके सदस्यों को परंपरागत रूप में अस्पृश्य या अछूत जाति कहा जाता है। गांधी जी ने उन्हें हरिजन का नाम दिया, जिनको अछूत बोलते हैं। और सरकार ने कुछ विशेष सुविधाओं एवं संरक्षण देने के उद्देश्य से एक सूची के अंतर्गत रखते हुए कैटेगरी बना दी, एक सूची बना दी। जो हरिजन लोग थे, जिनको महात्मा गांधी ने हरिजन कहा, अछूत लोगों को, उन्हीं को जो है, उन्हीं की एक सूची बनाकर भारतीय सरकार ने उसका नाम दे दिया अनुसूचित जाति। 1981 की जनगणना के अनुसार इन जातियों की कुल संख्या 10 करोड़ के लगभग थी। अर्थात भारत की कुल जनसंख्या का 10.5 करोड़, अर्थात भारत की कुल जनसंख्या का 15% के लगभग बनता है ये। तो 1991 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या बढ़कर 13 करोड़ 82 लाख हो गई, जो कुल जनसंख्या का 16.48% बनता है। तो इसी के आधार पर इनको इसमें आरक्षण दिया गया। तो हम मानते हैं कि इतनी जनसंख्या, कितनी, 15+ के बाद में फिर 16+। तो कहने का मतलब यह है कि 91 में इनको जो है भारत सरकार ने 16% आरक्षण दिया। किन किन क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक, शैक्षिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में 16% के हिस्सेदार हैं, 60% सदस्य हैं, तो इनको 60% ही आरक्षण दिया गया ताकि ये अपनी हॉरिजॉन्टल कंडीशन से वर्टिकल कंडीशन की तरफ बढ़े, यानी कि इसी लेवल पर न रह के इस लेवल पर ऊपर उठे। तो उसको बोलते हैं वर्टिकल स्टेज। तो वर्टिकल स्टेज पर जाने के लिए अनुसूचित जातियों को 16% का रिजर्वेशन दिया जाता। तो उनमें किसी के पास थोड़ी ज़मीन है, कम ज़मीन है, तो उस ज़मीन को और अच्छे तरीके से उपजाऊ या उपयोगी बनाने के लिए इनके लिए कुछ सहारे दिए गए, आर्थिक सहारे दिए गए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स बनते हैं, बहुत सारी कारण हैं। तो ये सारे जो है ये मुद्दे बन के, समस्याएं मुद्दे बन के
उनको हल करने की प्रक्रिया आती है। तो ये है जातिगत। जातिगत में आप देखेंगे कि भाई जाति, इंग्लिश का जो शब्द है कास्ट, कास्ट शब्द से है। कास्ट अर्थ है, मैं बाद में बता रहा हूँ, सॉरी। जाति का जो है इंग्लिश यानी अंग्रेजी शब्द है वो है कास्ट, और कास्ट जो शब्द बनता है वो पुर्तगाली शब्द है कास्टा। कास्टा शब्द है जिससे इसका अर्थ या मतलब निकलता है, और इसका मतलब क्या है? भेद, जातिगत भेद, यानी कि एक तरीके से विभिन्नता। इस अर्थ में जाति प्रथा प्रजातीय या जन्मगत भेद के आधार पर एक व्यवस्था है। अब इसमें देख लीजिए, जाति पर एक आधारित डेफिनेशन है हर्बर्ट रिजले की है, सर हर्बर्ट रिजले। इन्होंने क्या लिखा है जाति के ऊपर? जाति परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन है। परिवारों के समूह का संकलन, यानी कि कई सारे परिवारों को जब एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है। एक जगह इकट्ठा का मतलब है कि एक स्थान पर कई सारे परिवार, तो वो समूह बन जाता है। तो जिसका कि एक सामान्य नाम होता है समूह का। क्या नाम होगा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हरिजन, अनुसूचित जाति। एक नाम बन गया सामान्य नाम, जो एक काल्पनिक पूर्वज मानव देवता के नाम के से एक सामान्य वंश परंपरा या उत्पत्ति का दावा करता है। एक ही परंपरागत व्यवसाय को करने पर बल देते हैं और एक सजातीय समुदाय के रूप में उनके द्वारा मान्य होते हैं। ये हर्बर्ट रिजले की डिफिनीशन है कि जाति क्या है? जाति एक परिवारों का समूह है, समूहों का संकलन, परिवारों के समूह का संकलन, जिसका एक सामान्य नाम होता है, परंपरागत व्यवसाय को करने पर बल देते हैं और एक सजातीय समुदाय के रूप में उनके द्वारा मान्य होते हैं। कि जाति एक ऐसे परिवारों का समूह है जिसका एक नाम होता है, जो एक परंपरागत कार्यों को या परंपरागत व्यवसाय को करते हैं और समूह भक्ति की भावना होती है। इसको कहते हैं हम जाति। इसमें एक दूसरी डेफिनेशन है, एन के दत्ता की डेफिनेशन में देख लीजिए आप, कि जाति को 6 प्रमुख आधार पर समझाया है। क्या? कि जाति एक सदस्य जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकता, नंबर 1। प्रत्येक जाति में दूसरी जाति के खान पान संबंधी प्रतिबंध है। 2, अधिकतर जातियों के पेशे निश्चित है कि ये काम इस जाति को करना है। 3, जातियों में परस्पर एक ऊंच नीच का संस्करण है जिसमें ब्राह्मण जाति की स्थिति सर्वमान्य सबसे ऊपर। 4, जन्म ही एक व्यक्ति की जाति को जीवन पर्यंत निश्चित करता है। केवल जाति के नियम को तोड़ने पर उसे जाति से बहिष्कृत या दंडित किया जा सकता है, नहीं तो एक जाति से दूसरी जाति में जाना संभव नहीं है। 5, 6 क्या है? संपूर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पर निर्भर है। ये 6 है। ये एन के दत्ता की डेफिनेशन के 6 विशेषताएं हैं जाति की, जो जाति को प्रदर्शित या जाति को परिभाषित करते हैं। जाति को परिभाषित करने के 6 विशेष आधार हैं ये एन के दत्ता के, कि जैसे समाज का खंडात्मक विभाजन बताया जी.एस. कुरियन ने, विवाह, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक निर्योग्यता, खान पान पर प्रतिबंध, व्यवसाय, निश्चित व्यवसाय। तो ये सारे चीज़ हैं, ये जातिवाद की विशेषता, और जातिवाद को पनपने में ये आधार जो है निश्चित होते हैं।
इन्हीं आधारों के कारण जातिवाद की जो मूल जड़ें हैं मजबूत होती हैं। जब तक ये आधार किसी समाज में जातियों के यानी कि जो परिवारों के जो समूह का संकलन है उसमें ये वाले जो आधार जब तक बनते चले जाएंगे, जब तक ये पैदा होते रहेंगे, तब तक जो जाति की जो मूल जड़ें हैं मजबूत होती रहेंगी। तो ये है सारी चीज़ें जितनी भी है जाति संबंधित है। हर एक समूह, हर एक जातीय समूह अपने आप को ऊंचा समझता है। तो जब हम अपने आप को ऊंचा समझेंगे तो हम दूसरों को नीचा समझेंगे, यानी कि जब हम ऊंचे होते हैं दूसरे नीचे। क्या है कि ये सारी भावनाएं जातिवाद से पनपती हैं कि हमें दूसरों को निम्न समझना और अपने को उच्च समझना। ये कहीं ना कहीं विरोधी तत्वों को जन्म देता है, नकारात्मक विशेषताओं को, नकारात्मक आधारों को, नकारात्मक कार्यों को जन्म देता है, कार्यशैली को जन्म देते हैं ये सारे आधार। तो क्या है कि समाज जो है छोटे छोटे खंडों में बंटना शुरू हो जाता है। ये ब्राह्मण समाज है, ये क्षत्रिय समाज है, ये वैश्य समाज है, ये शूद्र समाज है, ये वाल्मीकि समाज है, ये यादव समाज है। कहने का मतलब ये है कि क्या हुआ, समाज तो ये वैसे डेफिनेशन में नहीं आए ये सारी चीज़ें कि ये दीज आर सोसाइटीज़, बट क्या है कि एक विचारधारा से किसी सिस्टम को हम डिवाइड करते हैं। भाई भारतीय समाज छोटे छोटे खंडों में सेगमेंटल्स में डिवाइड हो रहा है। तो ये भी एक नकारात्मक सोच, विश्वास, विचारधारा, घटनाएं पैदा होती हैं। तो ये है, आप इसे पढ़ें, जातिवाद के बारे में बहुत ही इंटरेस्टेड है और इतना क्रिटिकल कंसेप्ट नहीं है जो कि समझ में ना आ पाए। थैंक यू।